जो हमारा टॉपिक है वो है कि वक्री ग्रह किस तरीके से अपना फल कर देते हैं, वक्री ग्रह क्या होते हैं, कैसे उनके कुंडली में एनालिसिस किया जाए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ और भी आपको बताने की ज़रूरत है। तो वक्री ग्रह के पढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाएँगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट्स क्या है, किस तरीके से रिवॉल्व अराउंड द सन है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सारे जो प्लैनेट्स हैं, ये सन के अराउंड घूम रहे हैं अपने-अपने ऑर्बिट में, और इनका जो पाथ होता है वो है एक्लिप्टिकल पाथ होता है। तो जो सन है, जो कि बीच में है, स्टेशनरी है। इसमें हम एस्ट्रोनॉमी में इस तरीके से हमने सीखा हुआ है, आप सभी इस बात को जानते हैं। ये बात अलग है कि हम जब ज्योतिष शास्त्र में गणना करते हैं तो रिलेटिव पोजीशन की वजह से, रिलेटिव मोशन की वजह से हम अर्थ को फिक्स मानते हैं और सन को जो है वो मूविंग प्लैनेट मान के गणना करते हैं, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। जो भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट में, वो हेलोसेंट्रिक मॉडल में मूव कर रहे होते हैं। और हम जो अर्थ पे खड़े हैं, यहाँ से जो हमें मूवमेंट्स नजर आती है, तो वो जो मॉडल कहलाएगा वो जियोसेंट्रिक कहलाता है। अब अगली बात ये होती है कि जो सूर्य है, ये हमें सभी को पता है कि वो पूर्व में उगता है, वो पश्चिम में उसका अस्त होता है। तो उसका भी अपना एक पाथ होता है, एक उसका भी ऑर्बिट होता है, जिसको हम क्रांति वृत्त कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आप एक चीज़ इसमें और भी समझ लें कि जो भी ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के अराउंड, तो इनको पूरा सूर्य का एक चक्कर काटने में जो समय लगता है, उस समय को कहा जाता है जियोसेंट्रिक एक्विपॉइंट। इसी तरीके से हम देखेंगे, जैसे जुपिटर है, जुपिटर को सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करने में 12 अर्थ ईयर के लगभग का समय लगता है, तो वहाँ पे सैटर्न को 30 अर्थ ईयर का समय लगता है। तो जब ये आकाश में घूम रहे हैं, तो घूमते हुए इनका जो मोशन है, इसकी वजह से जो मॉडल तैयार होता है वो एक ब्यूटीफुल मॉडल तैयार होता है, जो कि स्पाइरल मॉडल होता है। देखिए, जिस तरीके से हम लेंथ और विड्थ के लिए यूनिट्स यूज करते हैं, मास में मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर, इंचेस, तो उसी तरीके से जो एंगुलर मूवमेंट होता है प्लैनेट्स का, उसको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो कहलाता है डिग्री। तो डिग्री का मतलब ये हो गया कि लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लैनेट। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा यदि रिसर्च करके समझ लेंगे तो ये चीज़ आपको और भी क्लियर हो जाएगी। अब जो ज़ोडिएक साइंस है, ये हमें पता है कि 360 डिग्री का हमारा भचक्र होता है, 12 राशियाँ ना होती है, 27 नक्षत्र है, इन सब से हम बहुत अच्छे से अभी वाकिफ है। तो जो प्लैनेट्स हैं वो एक डिग्री को, मतलब 30 डिग्री का यदि हमारी एक राशि मानी जाए, तो एक डिग्री को क्रॉस करने के लिए हर प्लैनेट की जो डेली स्पीड है वो अलग अलग होती है। जैसे यदि हम सूर्य की बात करें, तो सूर्य जो है वो एक दिन में 1 डिग्री चलता है। देखिए, हम चंद्रमा की बात करते हैं तो 1 घंटा 45 मिनट में ही 1 डिग्री कवर कर लेता है। तो इस हिसाब से यदि हम उनके एवरेज स्पीड देखेंगे डेली बेसिस के ऊपर, तो मून की जो स्पीड होती है एवरेज, वो सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए उसको फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट भी कहते हैं। और सैटर्न को देखेंगे तो सबसे कम हो जाएगी। अब ये जो स्पीड हम मेजर करते हैं प्लैनेट्स की, ये हम डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में करते हैं, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में अंश कला और विकला भी कहते हैं। जैसे यदि हम सूर्य की देखते हैं तो 59 कला और 8वीं कला होती है, यदि शनि की देखेंगे तो 29 कला की होती है, यदि हम चंद्रमा की देखते हैं तो 13 डिग्री 10 कला 36वीं कला इस तरीके से देखी जाती है। तो जब हमारे सामने कोई पत्रिका आती है, तो आपने यदि कभी ध्यान से देखा होगा तो उसमें ग्रहों की डिग्री दी रहती है, और यदि हम और डिटेल में जाके देखें किसी सॉफ्टवेयर में, तो हमें वहाँ पे उस दिन का यदि ट्रांजिट खोले तो वहाँ पे प्लैनेट्स की स्पीड भी दिखी रहती है। तो यदि आप देखेंगे कि जो एवरेज स्पीड है सभी प्लैनेट्स की, और जो हमें हमारे पास जो कुंडली आई हुई है उसमें जो प्लैनेट्स की स्पीड है उस दिन के ट्रांजिट के हिसाब से उनको आप मैच कीजिए। तो कुछ प्लैनेट आपको देखेंगे कि एवरेज स्पीड से चल रहे हैं, कुछ प्लैनेट जो है वो जो एवरेज स्पीड है उससे कम से चल रहे हैं, कुछ एवरेज से ज़्यादा की स्पीड से चल रहे हैं। तो इस तरीके से प्लैनेट की जो स्पीड होती है वो वेरी करती है।
अब देखते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हम देख रहे हैं इनके कितने टाइप की स्पीड्स मानी गई है। तो हम नॉर्मल कंडीशन में सन और मून को देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और ये जो है वो अपने ऑर्बिट में जो होते हैं मूव करते रहते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है यहाँ से कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। थोड़ी सी स्पीड इनकी जो होती है वो वेरी होती है, लेकिन वो काफ़ी नगण्य है, जिसे हम इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते अर्थ पे रहते हुए। लेकिन जो बाकी ग्रह होते हैं, पंचतारा ग्रह जिसको कहते हैं, इनकी अलग अलग प्रकार की गतियां सूर्य सिद्धांत के अनुसार बताई गई है। अब बचे राहु और केतु, तो हमें पता है कि ये जो है सन और मून के जो ऑर्बिट है इनके जो बाइसेक्शन होता है जहाँ पे, वहां पे ये हमको मिलते हैं राहु और केतु। इस वजह से इनको हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी, मतलब वक्री और मार्गी गति में प्लैनेट के जाने से पहले वो कुछ समय तक स्थिर पोजीशन में होता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है ना आगे ना पीछे। तो उस कंडीशन को हम विकल गति कहेंगे। जैसे शनि का 140 दिन के लिए वक्री होता है, ये हमें पता है। तो जब वक्री से मार्गी होगा या मार्गी से वक्री होगा तो लगभग 5 दिन वो स्टेबल पोजीशन में रहेगा। गुरु के लिए ये टाइम जो होता है वो 130 दिनों का माना जाता है। इस तरीके से सभी प्लैनेट्स के लिए वक्री गति कितने दिनों तक रहेगी और कब वो मार्गी होगा, यह हम समझ सकते हैं। पंचांग में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो ग्रह है वो कितने तरीके गतियां कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि वक्री गति क्यों होती है और उसका क्या परिणाम कुंडली में देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेट्रोगेशन क्या है, किस तरीके से यह होता है। तो यहाँ स्क्रीन पे एक जो डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, यह सन आपको शो हो रहा है और यहाँ पे अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिटिंग चक्कर काट रही है। इसके बाद एक प्लैनेट लिया है मैंने मरकरी, क्योंकि ये सूर्य के भी नजदीक होता है और अर्थ के भी नजदीक होता है। उसका एक मोशन दिखाया हुआ है, डायरेक्ट मोशन, वो अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। तब होता यह है कि अर्थ जो है वो 365 डेज में एक पूरा राउंड सन का लगाती है, वहीं मरकरी जो है वो 88 डेज में चक्कर काटता है। अब नेचुरली जो मरकरी होगा उसका जो रिवॉल्यूशन होगा वो 3-4 टाइम्स ज्यादा होगा अर्थ के एक रिवॉल्यूशन के कंपैरिजन में, इसे आप समझ सकते हैं। सेकंड थिंग ये हो जाती है कि जो साइजेस होते हैं प्लैनेट्स के वो भी अलग अलग होते हैं। अब ये जो प्लैनेट दिखाया है मरकरी, जब ये अर्थ से दूर है तो हमको वह अपने नॉर्मल स्पीड में रिवोल्यूशन करता हुआ नजर आएगा, लेकिन जब वो घूमते 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 यहाँ आ जाएगा, अर्थ के एकदम नजदीक आ जाएगा, और उस समय उसकी जो दूरी होती है वो सन से ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में अर्थ पे रहने वाले व्यक्ति को ये लगेगा कि इस प्लैनेट का जो मूवमेंट है वो स्लाइटली रिवर्स है। ठीक है, जबकि वो अपने ऑर्बिट में आगे ही बढ़ रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि वो पीछे की तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब दो गाड़ियां एक ही ट्रैक पे एक ही समय पे चल रही है अपनी अपनी स्पीड से, एक की स्पीड ज्यादा है और एक की स्पीड कम है, तो जिसकी स्पीड कम है वो पीछे रह जाएगी। तो जो फास्ट स्पीड वाली गाड़ी है उसमें बैठे हुए ड्राइवर को ये लगेगा कि जो पीछे वाली गाड़ी है वो स्लाइटली पीछे की तरफ मूव कर रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो अपनी स्पीड से ही आगे बढ़ रही होती है। तो ये कहलाएगा रिलेटिव मोशन। तो ये फिजिक्स का कंसेप्ट होता है। इसी तरीके से होता है कि जो सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सूर्य से उनका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, उनकी स्पीड, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं कहना कहूँगी, क्षमा कीजिएगा, डिस्टेंस अलग अलग है, उनकी स्पीड भी अलग अलग होती है, उनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से इनका जो रेट्रो होने का टेंडेंसी होगी वो भी डिफरेंट होगी। अब जैसे गुरु की बात की जाए तो गुरु 12 साल में एक रिवॉल्यूशन करता है, और जबकि अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है वो 1 साल में कंप्लीट होता है सन के अराउंड। तो नेचुरली जुपिटर के रेट्रो होने की जो टेंडेंसी होगी एज कम्पेयर टू मरकरी डिफरेंट होगी। क्लियर। सेकंड थिंग ये हो जाती है कि जब भी कोई प्लैनेट अर्थ के नजदीक आता है, अर्थ के पास से गुजरता है, तो उसका साइज हमें ज्यादा ही दिखाई देता है। अब इसका पीछे का जो सिंपल लॉजिक है वो यही है कि कोई भी चीज जब हमारे पास होती है, सामने होती है, हमारे सिर के ऊपर होती है, तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है। आप किसी हवाई जहाज को देख लीजिए, जब वो सबसे ऊपर होता है टॉप पे, तो हम देखते हैं कि वो काफी छोटा ऑब्जेक्ट दिखता है। जैसे जैसे नीचे आता है उसका साइज बड़ा होता जाता है, क्योंकि हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर ये सारे प्लैनेट्स जो होते हैं ये अपना ऑर्बिट में चक्कर काट रहे होते हैं। तो ये जो वक्रत्व होता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी, थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ ले, तो रेट्रो मोशन को समझना ना इतना डिफिकल्ट
नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करती अब देखते हैं हम कि आउटर और इनर प्लैनेट क्या होते हैं। तो देखिए हमें पता है कि मार्स है, जुपिटर है और सैटर्न है आउटर प्लैनेट्स में गिने जाते हैं और वीनस और मरकरी इनर प्लैनेट में गिने जाते हैं। अब आउटर प्लैनेट का मतलब ये हो गया कि ये सन से काफी दूर है। इसके अलावा आप ये देखेंगे तो उसमें दो स्लो मूविंग प्लैनेट आपको मिलेंगे, जुपिटर और सैटर्न। इसके अलावा आप देखेंगे तो इनके जो ऑर्बिट का साइज है वो भी ज्यादा है, बड़ा है। ठीक है। अब देखते हैं कि जुपिटर और सैटर्न, इनका जो रेट्रोगेट होने की जो टाइमिंग्स है वो काफी लेट है। लेट होने का कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है साल में एक बार रेट्रो होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड और जो स्पीड है बाकी प्लैनेट्स की रिवॉल्यूशन के अराउंड द सन वो अलग अलग है। क्योंकि रेट्रोगेशन मुख्यतः होता है इस वजह से है कि डिफरेंस ऑफ स्पीड इन प्लैनेट्स। क्लियर। अब इसमें यदि हम अगली बात देखते हैं तो सूर्य चंद्रमा के बारे में, तो ये हमें पता है कि ये कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव करते हैं, डायरेक्ट मोशन ही इनका होता है। तो इसी वजह से जो पंचांग होते हैं, जो कैलेंडर्स होते हैं, वो सूर्य और चंद्र गणना के ऊपर ही आधारित माने जाते हैं। अब देखते हैं कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये सूर्य से कितनी दूरी पे आने के बाद वक्री होते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो डायग्राम दिया हुआ है, तो सूर्य से फिफ्थ हाउस के बाद ये वक्री होना शुरू होता है। तो जब भी कोई प्लैनेट सूर्य से फिफ्थ हाउस में आ रहा है और लगभग 15 डिग्री के बाद उसका यदि है डिग्री वाइज, तो वह ये लगभग स्टेशनरी हो जाएगा। स्टेशनरी होने का कहने का मतलब क्या होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो गतियां होती है 5 प्रकार की होती है। तो जब भी कोई प्लैनेट अपनी गति चेंज करता है, डायरेक्ट से रेट्रो होता है या रेट्रो से डायरेक्ट होता है, तो पहले वो स्टेबल पोजीशन में आता है। इसी को हम विकला गति भी कहते हैं और इसी को कुटिल गति भी कहा जाता है। तो फिफ्थ हाउस पे वो लगभग स्टेशनरी पोजीशन में आ गया। जब सिक्स्थ हाउस में पहुंचता है तो अनुवक्र पोजीशन में आता है, मतलब उसकी स्पीड जो हो गई वो कम हो गई। सेवंथ हाउस तक आते आते उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो यहाँ आके वो पूर्ण वक्रत्व प्राप्त करता है। तो सन के अपोजिट जो भी प्लैनेट रहेगा वो जनरली आप देखेंगे कि उसको चेष्टा बल सबसे ज्यादा मिलता है और वह जो होता है पूर्ण वक्री प्लैनेट होता है। इसके बाद और नीचे आएंगे यदि हम एट्थ हाउस में, तो फिर से इसकी स्पीड जो होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी और नाइन्थ हाउस के 15 डिग्री, फर्स्ट 15 डिग्री पे आते आते वो जो प्लैनेट होगा वो स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा और उसके बाद जो है फिर से वह मार्गी होने लगेगा। तो ये जो बात है, ये सारे आउटर प्लैनेट्स के ऊपर ट्रू होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जुपिटर और सैटर्न ये वंस इन ईयर वक्री होंगे। अब बचा मार्स, ये भी आउटर प्लैनेट की कैटेगरी में आता है, तो ये 2 साल में वक्री होता है। तो ये अब जानते हैं कि इनर प्लैनेट्स बुध और शुक्र ये कब वक्री होते हैं। तो बुध और शुक्र के बारे में देखेंगे, यदि आप किसी भी कुंडली में उठा के देख लीजिए तो ये प्लैनेट एक तो आपको सूर्य के साथ मिलेंगे या सूर्य से एक घर या 2 घर मैक्सिमम आगे या पीछे, इस तरीके से मिलेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों प्लैनेट है ये नजदीक है सूर्य के, इनके ऑर्बिट का साइज भी कम होता है, डिस्टेंस कम है। तो और ये आपको हमेशा सूर्य के आसपास ही नजर आएंगे। तो इनके वक्री होने का जो समय है, तो यदि हम बुध की बात कर ले तो बुध 3 या 4 बार साल में वक्री होता है। और यदि हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस जो है वो 2 साल में एक आध बार ही वक्री होता है। मतलब कहने का वो कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट इनके वक्रत्व की जो टेंडेंसी है और टाइमिंग्स है, ये ड्यू टू देयर ऑर्बिट साइज, ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इट विल वेरी। इस वीडियो के माध्यम से हमने थोड़ा सोलर सिस्टम को समझा, एस्ट्रोनॉमी का और फिजिक्स के कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश की। यह समझा कि किस तरीके से जो ग्रह है वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं, उनके टाइमिंग्स क्या क्या होते हैं, ग्रहों की गति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद हमने यह देखा कि कौन से जो ग्रह है वो इनर प्लेनेट है, कौन से जो है वो आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। इसके अलावा यह भी देखा कि ग्रहों का वक्रत्व जो है उनका टाइमिंग्स क्या होता है और क्यों जो ग्रह है जैसे इनर और आउटर प्लेनेट के बारे में जाना कि सूर्य से कितनी दूरी पर जाने के बाद ये वक्री होते हैं। तो इन सारी बातों पे हमने विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की है। तो अगले आने वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि रेट्रो प्लैनेट किस प्रकार से अपना रिजल्ट देते हैं, जब वो फंक्शनल बेनिफिक और मेलिफिक है या नेचुरल बेनिफिक और मेलिफिक है। इसके अलावा यह भी देखेंगे उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से कि दशा काल में इनका रिजल्ट हम किस प्रकार से समझें।
प्रेडिक्शन में इनका कैसे उपयोग किया जाए। क्योंकि देखिए वक्री ग्रह जो है ये अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर जितनी भी जानकारी दी जाए कम है। तो मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि पहले आप थोड़ा इसके बेसिक को समझ लें, उसके बाद हम प्रेडिक्शन पार्ट पे जाएँ। उम्मीद करती हूँ मैं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।